हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल IIT अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स, IIT खड़गपुर। और आज बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन 2015 की। जितनी भी प्रॉब्लम हैं उनके ऊपर आज डिस्कस करेंगे हम। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ वाई टी बी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 2 a की पावर t, देन हमें वैल्यू किसकी बतानी है? ए की पावर माइनस टी वाई टी की बतानी है। इसका मतलब वाई टी क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। उसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया ए की पावर माइनस टी से और लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी किया तो वैल्यू क्या होने वाली है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, वाई डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 2 ए की पावर टी। सबसे पहले तो हम इसका निकालेंगे सी एफ, उसके बाद में निकालूंगा मैं पी आई, और सी एफ प्लस पी आई इक्वल टू वाई। ओके, तो अब निकालूंगा मैं सी एफ। सी एफ निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, ये क्या होता है, वाई को रिप्लेस करूँगा डी से, डी स्क्वायर प्लस 4। ओके, और यहाँ से क्या होगा, इक्वल टू 0। यहाँ से डी को रिप्लेस करेंगे एम से, एम की स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एम इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। या फिर हमारा जो सी एफ होगा वो क्या बोलूँगा मैं इसको, मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया है जो कि ये सी का सी एफ, ओके, C1 कोस 2t प्लस C2 साइन 2t। अगर आपको ये निकालना नहीं आता कि कैसे इसको लिखते हैं तो मैंने वीडियो बना रखा है प्रीवियस, आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इस प्रकार से आता है तो मैं कैसे लिख पा रहा हूँ इसको। ओके, अब इसके बाद करूँगा मैं पी आई की। पी आई कैसे निकालते हैं कि डी स्क्वायर प्लस 1 को इसके नीचे ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा 2 की पावर टी डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा ये क्या था, डी स्क्वायर प्लस 4 था ना, डी स्क्वायर प्लस 4 हमने यहाँ लिख लिया। और इसको सोल्व करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है, तो 2 की पावर टी, यहाँ क्या होता है 80 होता है, यहाँ क्या होगा डी की जगह ए करना है तो ए स्क्वायर प्लस 1। यहाँ ए की जगह अपना कितना है, यहाँ पर जो ए होता है उसकी जगह क्या है 1 है, तो यहाँ रखूँगा 1 की स्क्वायर प्लस 4, क्या हो जाएगा 5। तो यह हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 2 की पावर टी 5। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि हमारे पास जो वाई टी जो आया है सॉल्यूशन, वो क्या आया है कि C1 कोस 2t प्लस C2 साइन 2t। अब हमें करना ये है कि हमें e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई करना है और उसकी लिमिट लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, एक मिनट, ये तो लिखा मैंने सी एफ, पी आई और लिखता हूँ 2 की पावर 5 e की पावर t। यहाँ से करता हूँ मैं e की पावर t से मल्टीप्लाई, मैंने मान लीजिए यहीं पर कर दिया e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई, और मैंने लगा दिया लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ मैंने लगाया लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी। अगर मैं e की पावर माइनस टी से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा, e की पावर माइनस टी C1 कोस 2t प्लस ए की पावर माइनस टी C2 साइन 2t प्लस 2 की पावर 5, एंड यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, ए की पावर टी की पावर माइनस टी 1। यहाँ मैंने अगर लिमिट लगाई टी टेंस टू इन्फिनिटी किया, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। ओके, ये यहाँ से क्या अप्रोच करेगा 0 को, ये यहाँ से किसको अप्रोच करेगा 0 को, यहाँ क्या होगा 2/5। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई 2/5। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व y इक्वल टू C1 x की क्यू आर। हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए बताना है। तो काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है, प्रत्येक बार IIT JEM में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री एक क्वेश्चन आता ही है। तो उसके लिए आपको काफ़ी बार बताया है कि dy अपॉन डी को रिप्लेस कर देंगे माइनस dx अपॉन dy से। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो स्टार्टिंग में पहली बात तो ये हमें कि dy अपॉन डी दे रखा है, dy अपॉन डी निकालना है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब ही क्या होता है कि dy अपॉन डी को रिप्लेस कर दो -1/dy/dx
dx से। ओके, इसको आपको रिप्लेस करना ओनली, इसको रिप्लेस कर दोगे आपका काम बन जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, y इक्वल टू c1 x की क्यूब। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड x से। तो यहाँ क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या होगा dy अपॉन dx, यहाँ से क्या होगा 3c1 x की स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा 3x की स्क्वायर। c1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर मैं देखूँ y इक्वल टू c1 x की क्यूब, यहाँ से c1 की वैल्यू y डिवाइड बाई x की क्यूब। ओके, यहाँ से मैंने लिखा वैल्यू, c1 की वैल्यू कितनी है y अपॉन x की क्यूब, और यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ तो क्या होगा 3y अपॉन x, ये हमारे लिए dy अपॉन dx होगा। और मैंने आपको बताया है अभी कि dy अपॉन dx को, या फिर इसको ऐसे लिख दो ना माइनस dx अपॉन dy, डायरेक्टली dy अपॉन dx को आप ऐसे लिख दो माइनस dx अपॉन dy। ओके, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो dy अपॉन dx मल्टीप्लाई dx इक्वल टू dy इक्वल टू क्या होगा -1, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, यहाँ से मैंने इसको रिप्लेस करूँगा dy अपॉन dx को माइनस dx अपॉन dy इक्वल टू क्या होगा 3yx। ओके, और यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ कि x dx माइनस इक्वल टू 3y dy। और स्टूडेंट अगर ये नेगेटिव है मैं इधर लेके आता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x dx प्लस 3y dy। अब कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, और इंटीग्रेशन आपको पता है x का क्या होगा x की स्क्वायर बाई 2, एंड यहाँ से क्या होगा 3y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c। यहाँ से क्या होगा x की स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 2c। ओके, तो यहाँ से हम ऑप्शन देख लेते हैं, x की स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर आया है हमारा, x की स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये x की स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, एक ही ऑप्शन है हमारे पास। ये तो हमारे पास आया है 2c, तो कोई भी कांस्टेंट है इसको तो कांस्टेंट डिक्लेयर हमने c2 कर दिया, c1 कुछ भी कर सकते हैं हम, तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन हो गया, ये करेक्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू 2xy की स्क्वायर प्लस y डिवाइड बाई x माइनस 2y की क्यूब। आपको पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए जो भी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं इसके कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट बन जाएगी। और जैसे कि इसको लिखते हैं कि हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है dy अपॉन dx इक्वल टू 2xy की स्क्वायर प्लस y इक्वल टू x माइनस 2y की क्यूब। यहाँ से क्या होगा कि 2xy की स्क्वायर प्लस y dx माइनस x माइनस 2y की क्यूब dy इक्वल टू 0। आपको पता है कि हमने एक कंपैरिजन करनी है, और कंपेयरिंग अगर करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन होती है कि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। आपको स्पष्ट दिख रहा है यहाँ से, ये dx रहा ये dx रहा, तो ये वैल्यू कितनी होगी, पूरी m होगी। तो m हमारे पास कितना आया, यहाँ लिख लेता हूँ मैं m को, m इक्वल टू 2xy की स्क्वायर प्लस y। ओके, और n क्या आया हमारे लिए, n की जो वैल्यू आई है वो माइनस ऑफ x माइनस 2y की क्यूब, ये हमारे पास वैल्यू है m और n की। और हमें पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमें मल्टीप्लाई करना होता है इक्वेशन से, इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए, क्योंकि जब तक इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तब तक हम नहीं बता सकते उसको। ओके,
तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें बता रखा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y होगा या 1/y² होगा, y होगा या y² होगा। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं एग्जैक्ट बनाने के लिए इसको 1/y से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या होगा। मान लीजिए अगर मैंने 1/y से मल्टीप्लाई किया, मैंने अगर इसको 1/y से किया मल्टीप्लाई, तो मैं इसको y से 1/y से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से मेरा y कैंसिल होगा, यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ से 2xy + 1 dx माइनस, यहाँ से अगर मैं y डिवाइड करूँगा तो ये होगा -2y²। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और हमें पता है कि अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो क्या होगा कि del m अपॉन del y इक्वल टू होगा del n अपॉन del x। ओके, ये देखना है हमें कि ये इक्वल है या नहीं है। तो इसको क्या करूँगा मैं, ये हमारे पास m है, इसको करना है मुझे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से क्या आएगा del m अपॉन del y इक्वल टू मेरा क्या आएगा कि 2x होगा। और अगर मैं del n अपॉन del x करूँ तो क्या होगा, del n अपॉन del x करते हैं, ये होगा -1/y। x के रिस्पेक्ट में करना है, x सिर्फ यहाँ तो है ही नहीं, तो ये 0 होगा। इसका करूँगा तो -1/y। क्या ये दोनों इक्वल है? del m अपॉन del y इक्वल टू del n अपॉन del x इक्वल है? कभी इक्वल नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल आया हमारे लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग है, ये तो कन्फर्म है हमें कि फर्स्ट ऑप्शन तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। मैं करता हूँ बी ऑप्शन की बात, और बी ऑप्शन आपको पता है, बी ऑप्शन में क्या करना है 1/y²। हमारे पास जो मेन इक्वेशन है बार बार हमें नहीं लिखना है, पहले हमने इक्वेशन लिख रखी है, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको पहले तो हमने y से डिवाइड किया, तो हमने y से डिवाइड किया तो ये आया हमारे पास। अब हमें करना है y² से डिवाइड। ये y² से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 2x बचेगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। ये होगा y² से डिवाइड करने के बाद ये होगा अपना 2x प्लस यहाँ से y² से डिवाइड करूँगा तो y से y कैंसिल, 1/y बचेगा यहाँ पर। और यहाँ होगा dx माइनस, यहाँ मुझे डिवाइड करना है y² से, तो x/y² एंड -2। और यहाँ क्या होगा, ये y का क्यूब है, और यहाँ से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ y² से तो यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा ऊपर मेरे पास, और ये होगा dy इक्वल टू 0। तो अब हम देखते हैं कि हमें करना है del m अपॉन del y इक्वल टू del n अपॉन del x है या नहीं है। तो मैं अगर निकालता हूँ del m अपॉन del y, del m अपॉन del y निकालूंगा, यहाँ से मैं y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो -1/y² होगा। और यहाँ से अगर मैं del n अपॉन del x निकालता हूँ तो क्या होगा, del n अपॉन del x -1/y²। तो ये क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, del m अपॉन del y इक्वल टू del n अपॉन del x। इसका मतलब 1/y² क्या है, इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो ये इसका ऑप्शन होगा 1/y²। फिर भी अगर हम और देख लेते हैं कि क्या ये और बनेंगे या नहीं बनेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमारे पास नेक्स्ट है y से मल्टीप्लाई करना है और y² से मल्टीप्लाई करना है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, y से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसको y से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ देख लेते हैं हम। थर्ड ऑप्शन y से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा कि 2x/y³ प्लस y² dx माइनस xy माइनस 2y⁴ एंड dy इक्वल टू 0। हम निकालते हैं del m अपॉन del y क्या होगा, तो del m अपॉन del y होगा ये 6x/y² प्लस 2y, एंड निकालते हैं del n अपॉन del x, वो क्या होगा del n अपॉन del x, ये x यही है तो -y। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन थर्ड भी। और बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ जो ऑप्शन क्या है कि अगर मल्टीप्लाई करूँगा y² से, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन हमें यही दे रखा है कि y² से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी रॉन्ग हो जाता है। अगर मैं करके देखता हूँ तो जैसे कि 2x/4 प्लस y³ आएगा dx माइनस x/y² माइनस 2y⁵
डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ से निकालता हूँ मैं डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होगा, एट एक्स वाई की क्यूब प्लस 3y की स्क्वायर एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो माइनस वाई की स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि ये फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें बता रखा है कि इफ़ एन इंटीग्रल कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 एंड पासिस थ्रू 0 0 एंड एल्फा 1 देन दी एल्फा इज इक्वल टू क्या होगा। और सबसे पहले तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है, 1 है। तो यहाँ से हम अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, यहाँ से हमारे पास होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। या फिर इसको और अच्छे तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, कि अगर मैंने इसको उल्टा किया डी एक्स अपॉन डी वाई लिखना चाहूँ अगर मैं, तो ये क्या होगा, वाई माइनस एक्स। और आपको पता है कि ये लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है शायद ये, तो ये क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू वाई। और ये इक्वेशन कैसे बन गई, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको पता है इसका अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए यहाँ कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो ए की पावर इंटीग्रेशन 1 और विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। ओके, यहाँ से क्या होगा, ए की पावर वाई। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। और हमें पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका अगर सॉल्यूशन मैं निकालूं तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा हमारा, कि जो हमारा ये x है उसको लिखना है, फिर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसको लिखना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले तो ये जो वैल्यू होती है उसको, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वल टू, पहले फिर लगाएंगे इंटीग्रेशन, फिर ये जो वैल्यू होती है उसको लिखना है y को, उसके बाद में लगाना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, ए की पावर वाई डी वाई प्लस और कोई भी कांस्टेंट। ओके, ये होता है इसको करने का तरीका। उसके बाद में हमें बात करनी है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन है, इसको हमें करना है सोल्व और सी की वैल्यू निकाल देनी है। सी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, हमें 0 0 और एल्फा 1 हमें दे रखा है। यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ इसको कि ए की पावर एक्स ए की पावर वाई इक्वल टू, ये हमें पता है कि y ए की पावर होता है y ए की पावर y का इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो ये क्या होगा, ए की पावर y माइनस 1। आपको शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए, अदरवाइज आप वहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को y ए की पावर y को करने के लिए लगते हैं तो 1 या 2 सेकंड आपकी, मतलब 5 या 10 सेकंड आपकी ख़राब हो सकती हैं। तो आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी पता होना चाहिए इस चीज़ का। तो यहाँ से क्या होगा, ए की पावर y माइनस 1 प्लस सी। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपका जो माइंड है वो पहले से ही एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे उस चीज़ को। और यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन हमने सोल्व कर लिया और यहाँ से हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x इक्वल टू, ये ए की पावर y को इधर मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो ए की पावर माइनस वाई होगा, यहाँ से ये ए की पावर y और ए की पावर माइनस वाई होने के बाद क्या होगा, तो 1 माइनस ये होगा। और यहाँ से अगर इसको डिवाइड करूँगा तो c1 ए की पावर माइनस वाई यहाँ भी आएगा, ये इसको यहाँ से करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो ये होगा हमारे लिए x की वैल्यू। अब हमें पता है कि ये 0 0 से पास हो रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है हमें। ये भी 0 होगा, यहाँ से c की वैल्यू कितनी होगी, ए की पावर 0 1 होता है। ओके, ए की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ये हमें बता रखा है। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 आ गई। c की वैल्यू 1 आने के बाद में ये इक्वेशन थी हमारी, इसके अंदर हम दोबारा रखेंगे c की वैल्यू x इक्वल टू वाई माइनस 1, c की वैल्यू 1 है e की पावर माइनस वाई। उसके बाद में हमें क्या करना है कि ये एक और बताया था उसने कि एल्फा 1 से भी पास हो रहा है। अगर एल्फा x की वैल्यू कितनी है, एल्फा है, y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना होगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, इसकी जगह रखूँगा y की जगह 1 माइनस 1 0 प्लस e की पावर माइनस वाई। एल्फा इक्वल टू क्या हुआ, e की पावर माइनस 1। एल्फा की वैल्यू पूछ रखी थी उसने, तो e की पावर माइनस 1। ये हमारा ऑप्शन है
करेक्ट। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन है लेट, क्वेश्चन नंबर 5, let yx equal to ux sin x plus vx cos x be the solution of the differential equation y double dash plus y sec x then the ux is। हमें बता दिया कि ये जो इक्वेशन है y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू सेक एक्स, इसका जो सॉल्यूशन है वो बनेगा ux sin x प्लस vx cos x। ओके, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा इस इक्वेशन का। आपको पता है करना क्या है, इस इक्वेशन को सोल्व करो। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास साइन एक्स और कोस एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ आएगा, यहाँ पर आएगा कोई ना कोई कांस्टेंट, कुछ भी आ सकता है। ओके, कांस्टेंट नहीं आया, कुछ भी आ सकता है ना। तो वहाँ से हमें यूएक्स बताना है। ये जो साइन के जो मल्टीप्लाई में है ना वो बताना है हमें, कोस के मल्टीप्लाई में नहीं बताना है, इसने साइन के मल्टीप्लाई में पूछा है। तो अब आपको करना क्या है कि इसको पहले तो आप सोल्व करेंगे। तो इसको हम करते हैं सोल्व। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है कि y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू क्या है, सेक एक्स है। इसको लिखता हूँ मैं डी स्क्वायर, डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने का तरीका डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू 0। मैं बनाऊंगा इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डी रिप्लेस वाई एम करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 होगा और इक्वल टू 0, या फिर एम स्क्वायर इक्वल टू -1, या फिर इक्वल टू क्या होगा, एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। मैंने काफ़ी बार आपके साथ डिस्कस किया है कि इसका CF लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, कैसे लिखूँगा, C1 cos x प्लस C2 sin x, ये हो गया y ऑफ C। और ये तो हमने y ऑफ C निकाला है इसका। अब y ऑफ P और निकालूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल और पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब मैं YP निकालता हूँ इसका, पर्टिकुलर इंटीग्रल। और अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका मान लो, अगर मैं डिफरेंट टाइप के मेथड है लेकिन हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से निकालने का इसका कोशिश करेंगे। और कौन सा मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लिख देता हूँ मैं यहाँ, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। आपने बीएससी में बहुत अच्छे से मेथड पढ़ रखे हैं, आपको याद होना, आपको पता चल जाना चाहिए। देखते हैं कि हम किस मेथड से इसको निकालेंगे ताकि आसानी से हम इसको सोल्व कर पाएँ। तो इसका जो वेरिएशन ऑफ मेथड से पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है कि हमें कोई भी एक चूज करना होता है, y1 और y2। y1 और y2 चूज करने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर, अगर मैं y1 को मान लीजिए cos x लिखता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, y1 को इसको लिख सकते हैं, y2 को कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने y1 को cos x ले लिया एंड y2 को sin x ले लिया। कहाँ से लिया है मैंने, यहाँ से लिया है। ये तो लिख लिया मैंने C1 y1 प्लस C2 y2, ऐसे होता है इक्वेशन, y इज इक्वल टू C1 y1 C2 y2। यहाँ से मैंने y1 को और y2 को डिक्लेयर कर दिया। और हमारे पास जो पी आई निकालने का जो मेथड है वो है माइनस ऑफ y1 इंटीग्रेशन y2 एंड x डिवाइड बाई रोंगशियन dx प्लस क्या होता है y2 इंटीग्रेशन y1 x w dx। ये क्या है, रोंगशियन है y1 y2 का, एंड x हमारे पास क्या है, सेक x है। x तो पहले से हमें दे रखा है। x जो है यहाँ पर, ये और बता देता हूँ आपको कि x इक्वल टू, ये जो वैल्यू है सेक x की, ये है x इक्वल टू सेक, और w क्या है, रोंगशियन है। तो रोंगशियन को सोल्व करने का तरीका क्या है, अगर y1 y2 हमारे पास हैं, और मैंने आपको बताया है कि काफ़ी बार रोंगशियन तो हर क्वेश्चन में, लगभग डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं ना कहीं आ ही जाता है, लीनियर अलजेब्रा में भी आ सकता है। और ये क्या लिखता हूँ मैं, y1 y2, और इसका मैं कर देता हूँ डेरिवेटिव y1 डैश y2 डैश। ये होता है रोंगशियन निकालने का तरीका। और हमारे पास रोंगशियन में क्या है, y1 क्या है, cos x है, y2 क्या है, sin x है। इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा तो ये क्या होगा, माइनस sin x होगा, इसका क्या होगा, cos x होगा। ओके, और यहाँ से क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो इसका अगर हम पी आई निकालते हैं वो भी इससे, तो माइनस y1 क्या है, cos x है, इंटीग्रेशन y2 क्या है, sin x है, और x की वैल्यू कितनी है, sec x है, एंड रोंगशियन कितना है, 1 है, प्लस
यहाँ से निकालता हूँ y2 है हमारा sin x, y1 है cos x, ये है sec x, ये है रोमसियन 1। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। अब आपको करना क्या है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है आपको। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये हुआ और ये तो हुआ माइनस कोस एक्स, ये होगा साइन एक्स, ये सेक एक्स का क्या होगा 1 कोस एक्स, साइन अपॉन कोस क्या होगा 10, और 10 का अगर मैं निकालता हूँ तो log ऑफ सेक एक्स होता है, या फिर माइनस का है तो इसके साथ कर लेता हूँ, ये क्या होगा कोस एक्स एंड log ऑफ कोस एक्स। ओके, ये हुआ प्लस ये क्या हुआ, ये हुआ साइन एक्स। ओके, ये साइन एक्स रहा और कोस एक्स, और यहाँ से 1 सेक एक्स को क्या इससे लिख सकता हूँ 1 कोस एक्स लिखूंगा, कोस से कोस कैंसिल तो 1 dx बचेगा यहाँ भी। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 का करूँगा अगर इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो ये क्या बचेगा x आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से फाइनली हमने वाई एक्स की वैल्यू निकाल ली है, और वाई एक्स ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आ गया, ये कोस एक्स है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा c1 कोस एक्स प्लस c2 साइन एक्स, प्लस यहाँ से हुआ हमारा कोस एक्स लिमिट कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। यहाँ से क्या होगा, हमने अगर कोस एक्स को कॉमन लिया है कि c1, यहाँ से क्या होगा ln कोस एक्स प्लस c2 प्लस एक्स साइन एक्स। तो फाइनली क्या होगा इस बार कि हमें पूछा है कि साइन एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, c2 प्लस एक्स है, या फिर कोई भी कांस्टेंट मान लो c प्लस एक्स मान लो कुछ भी, तो ये तो साइन एक्स के मल्टीप्लाई में तो ये होगा। अगर क्वेश्चन हमारा उल्टा होता कि कोस एक्स के कांस्टेंट क्या है तो c1 प्लस ln कोस एक्स होता। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पूछ सकता है, तो c प्लस एक्स इसका कांस्टेंट होगा, तो ये होगा c प्लस एक्स। ओके, तो ये रहा, ये होगा यू एक्स के मल्टीप्लाई में तो ये है। अगर आपको पूछे कि वी एक्स की जगह क्या होगा तो ये होता। ओके, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो थैंक यू, बाय बाय।